दोस्तों 1939 से 45 का समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ये समय था हिटलर की तानाशाही खत्म करने का। तो किसी ने मैदान में रहकर जंग में हिस्सा लिया, तो कुछ सिपाही ऐसे भी थे जिन्होंने मैदान से हटकर अपना दिमाग लगाया और इस जंग को ख़त्म करने में अहम योगदान दिया। आज हम कुछ ऐसे ही भुला दिए गए वॉर टाइम हीरोज़ के बारे में जानेंगे जिनके बारे में किसी ने बात नहीं की, पर सच्चाई ये है कि अगर वो ना होते तो शायद ये जंग कभी ख़त्म ना होती। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी द इमिटेशन गेम के बारे में, जिसने युद्ध में लड़ने का नज़रिया ही बदल दिया, जिसे ग्राहम मूरे ने लिखा और मॉर्टन टिल्डम ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी एंड्रयू हॉर्श द्वारा लिखी बायोग्राफी एलन ट्यूरिंग द एनिग्मा पर आधारित थी। एलन ट्यूरिंग एक ऐसा महान मैथमेटिशियन और क्रिप्टोग्राफर था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मन इंटेलिजेंस के गुप्त मैसेजेस को ब्रिटिश सरकार के लिए डिक्रिप्ट किया था, जिसकी वजह से लाखों जानें बचीं और वो युद्ध 2 साल पहले ही खत्म हो गया। दरअसल जर्मन इंटेलिजेंस अपने मैसेज एनक्रिप्ट करने के लिए खास मशीन का यूज़ करते थे जिसे एनिग्मा कहा जाता था। ये टाइपराइटर के जैसे दिखने वाली मशीन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और इसका मैसेज डिकोड करने के लिए 159 मिलियन सेटिंग्स हो सकती थी, जिसकी वजह से इसे तोड़ पाना नामुमकिन था। पर प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग ने अपनी मैथमेटिकल स्किल से वो मशीन का तोड़ निकाल लिया और उसके मैसेजेस डिक्रिप्ट करने के लिए एक दूसरी मशीन बनाई जिसका नाम बॉम्बी था, जो कि एक यूनिवर्सल मशीन थी, पर फिल्म में उसे क्रिस्टोफर कहा गया है। इस मूवी में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एलन ट्यूरिंग का किरदार निभाया था, जिसे हम सब डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जानते हैं, और अगर मेरी माने तो इस किरदार को शायद ही कोई और अच्छे से निभा पाता। अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और इसे IMDb पे 8 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 89% और मेटाक्रिटिक पे 73% की रेटिंग मिली थी। और इस फिल्म ने काफ़ी सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी जीते थे, जिसमें से बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले एक था। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं डिटेक्टिव नॉक लॉकअप में मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग से पूछताछ करने आता है। अब मूवी यहाँ पे कट होके उससे थोड़ा टाइम पहले 1951 में चलती है और पुलिस को सूचना मिलती है कि एलन ट्यूरिंग के घर चोरी हुई है। तो 2 पुलिस वाले नॉक और स्टाइल उसके घर में चेक करने के लिए आते हैं, पर उन्हें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये अंदेशा हो सके कि चोरी हुई थी। इवन कि प्रोफेसर ट्यूरिंग भी उन्हें कहता है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तो उन्हें शक होता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो है जो प्रोफेसर उनसे छुपा रहा था। अब मूवी थोड़ा टाइम और पीछे चलती है और 1939 में जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, तब प्रोफेसर ट्यूरिंग ब्लेचली पार्क में जाता है और वहाँ कमांडर एलिस्टर डेनिस्टन से मिलता है, जो उसे एनिग्मा के बारे में बताता है। दरअसल प्रोफेसर ट्यूरिंग ने सुना होता है कि जर्मन लोग गुप्त संदेश भेजने के लिए एनिग्मा मशीन का यूज़ करते हैं, जिसमें ये जानकारी होती थी कि अगला हमला कहाँ होगा, और ऐसा कोई देश नहीं था जो अब तक इस मशीन का तोड़ पाया हो। पर प्रोफेसर ट्यूरिंग को लगता था कि वो इसका तोड़ निकाल लेगा, तो इसीलिए वो यहाँ इस जॉब के लिए आया था, जिस पे पहले तो कमांडर प्रोफेसर को मना कर देता है, पर बाद में उसकी दलील सुनने पे मान जाता है। अब यहाँ उस मशीन को तोड़ने के लिए प्रोफेसर को एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, जिसमें ह्यू अलेक्जेंडर, जॉन कैनक्रॉस, पीटर हिल्टन, कीथ फरमन और चार्ल्स रिचर्ड होते हैं। हालांकि वो अकेला काम करना चाहता था, पर मजबूरन उसे उन सब लोगों के साथ रहकर काम करना पड़ता है। यहाँ सब लोग एनिग्मा मशीन को देखते हैं और उसकी सेटिंग को समझते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि इसमें मैसेज को डिकोड करने के लिए 159 मिलियन सेटिंग्स हो सकती हैं और इसे तोड़ने के लिए उन्हें सालों साल लग सकते हैं। तो वो बिना समय गवाए काम पे लग जाते हैं। सब अपने अपने तरीके से जर्मन गुप्त संदेशों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाते। प्रोफेसर के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये बात उन सब लोगों को जल्द ही पता लग जाती है और उसके बोलने के तरीके से उन्हें लगता है कि वो बहुत ही रूड है। उन सब लोगों से अलग प्रोफेसर एलन अकेला काम करता है और एनिग्मा कोड तोड़ने के लिए एक मशीन का डिज़ाइन बनाता है। उधर 1951 में डिटेक्टिव नॉक को प्रोफेसर के मिलिट्री रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है और वो सोचता है कि क्यों कोई आदमी अपना मिलिट्री रिकॉर्ड छुपाना चाहेगा। तो वो एक जाली डॉक्यूमेंट बनाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। इधर 1939 में प्रोफेसर वो मशीन बनाने के लिए सामान की एक लिस्ट देता है, जिसे ह्यू अलेक्जेंडर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो उस यूनिट का इंचार्ज होता है। और उसके टीममेट्स भी प्रोफेसर के रूड बिहेवियर की शिकायत कमांडर डेनिस्टन को कर देते हैं,
जिससे वो भी उसके प्रोजेक्ट में फंड लगाने से मना कर देता है। तो इस पे प्रोफेसर ट्यूरिंग उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लेटर लिखकर उसको सारी जानकारी देता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर उसे मशीन बनाने के लिए फंड भी देते हैं और उसे उस टीम का इंचार्ज भी बना देते हैं। तो इंचार्ज बनते ही प्रोफेसर सबसे पहले फरमन और रिचर्ड को फायर कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो दोनों यहाँ बस टाइम पास कर रहे हैं और एनिग्मा को तोड़ पाना उनके बस की बात नहीं। अब यहाँ प्रोफेसर को 1928 में अपने बोर्डिंग स्कूल की फ्लैशबैक दिखाई देती है, जिसमें दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं। यहाँ उसकी दोस्ती क्रिस्टोफर मार्कम से हो जाती है, जो उसे मोटिवेट करता है और हमेशा उसके साथ रहता है। अब आगे 1939 में वो नई टीम बनाने के लिए न्यूज़पेपर में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्रॉसवर्ड डालता है, जिसके नीचे लिखता है कि जो कोई उसे 10 मिनट में सॉल्व कर लेगा उसे एक बहुत ही अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट वो क्रॉसवर्ड पूरा कर लेते हैं और टेस्ट के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ टेस्ट में वो और भी डिफ़िकल्ट क्रॉसवर्ड डालता है, जिसे उसने खुद 8 मिनट में सॉल्व किया था, पर उन कैंडिडेट में से एकमात्र लड़की जॉन क्लार्क उसे 5 मिनट 34 सेकंड में पूरा कर देती है और इस तरह 2 लोग उस पोस्ट के लिए चुने जाते हैं। अब आगे फिर से हमें प्रोफेसर के स्कूल की फ्लैशबैक दिखाई देती है, जिसमें क्रिस्टोफर और ट्यूरिंग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और क्रिस्टोफर की वजह से ट्यूरिंग को क्रिप्टोग्राफी में दिलचस्पी होने लगती है और उसे क्रिस्टोफर के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी आने लगती हैं, क्योंकि उसका झुकाव लड़कों की तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ 1940 में प्रोफेसर को पता चलता है कि जॉन उसकी टीम को ज्वाइन नहीं करने वाली, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो लड़कों के साथ काम करें। तो ट्यूरिंग उसके घर जाकर उसे क्लैरिकल पोस्ट के लिए मना लेता है, जहाँ फीमेल स्टाफ काम करती थी, और उसके रहने का बंदोबस्त भी करता है। पर जॉन उसे कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वो वही लाइन से रिपीट करता है जो क्रिस्टोफर ने उसके लिए कही थी, कि कई बार वही लोग जिन्हें लोग कुछ काबिल नहीं समझते, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई ना कर सके। ये सुनकर वो इंस्पायर्ड हो जाती है और मान जाती है। अब अगले सीन में प्रोफेसर जर्मन के कुछ गुप्त संदेश छुपाकर जॉन को दिखाने आता है, ताकि वो उसे कोई आइडिया दे सके, और यहाँ अपनी मशीन के बारे में बताता है कि वो एक यूनिवर्सल मशीन बनाना चाहता है, जिसे रीप्रोग्राम भी किया जा सके और जो अपने आप किसी चीज़ का हल निकाल कर आगे क्या करना है वो भी तय कर सके। मतलब वो एक डिजिटल कंप्यूटर बनाना चाहता था। अब अगले सीन में वो अपने ऑफिस आता है तो कमांडर डेनिस्टन उसके डेस्क की तलाशी ले रहा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्यूरिंग एक सोवियत डबल एजेंट है और अंदर की खबरें लीक कर रहा है। पर तलाशी के वक्त उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। फिर बाद में जॉन ट्यूरिंग से मिलने आती है, जिसकी मौजूदगी में सब लोग ट्यूरिंग से अच्छा बिहेव करने लगते हैं और उसका नज़रिया भी उनके प्रति चेंज हो जाता है, और वो सबके लिए जॉन के कहने पर एप्पल लेकर जाता है। इस पे ह्यू भी उसकी हेल्प करता है और उसे मशीन में रोटर्स की पोजीशन चेंज करने को कहता है। तो ट्यूरिंग मशीन की सेटिंग्स चेंज करके नई सेटिंग डालता है तो मशीन चालू हो जाती है और कोड डिटेक्ट करने लगती है, पर काफ़ी देर घूमने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता। तो कमांडर डेनिस्टन पे गृह मंत्रालय का दबाव होने के कारण वो उस मशीन को बंद करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो डेनिस्टन उसकी मशीन को बंद करके उसे फायर कर देता है, पर उसके साथ ही ह्यू, कैनक्रॉस और बाकी सब कहते हैं कि अगर उन्होंने उसे निकाला तो उन्हें हम सबको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ब्रिटेन में सबसे बेस्ट क्रिप्टोग्राफर वही होते हैं। तो उनके इंसिस्ट करने पर वो उन्हें 1 महीना और दे देता है। उधर 1951 में डिटेक्टिव नॉक को पता चलता है कि प्रोफेसर ट्यूरिंग के घर कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि उसका दूसरे मर्दों के साथ चक्कर था और वो एक समलैंगिक था, और वो उस लड़के को भी पकड़ लेते हैं जो रात में ट्यूरिंग के साथ था। दरअसल होमोसेक्सुअलिटी उस टाइम पे बहुत ही बड़ा अपराध था और उसके लिए सज़ा भी हो सकती थी। डिटेक्टिव नॉक को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि मुझे मेरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने दो। इधर 1942 में जॉन क्लार्क ट्यूरिंग को बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और उसके पेरेंट्स ने उसे वापस बुला लिया है, पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अगर शादी ही तुम्हारे जाने का रीज़न है तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, और हिचकिचाते हुए उसे प्रपोज कर देता है और वो भी हाँ कर देती है। अब उनके रिसेप्शन के दिन ट्यूरिंग कैनक्रॉस को अपने होमोसेक्सुअल होने के बारे में बताता है और उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहता है, पर कैनक्रॉस कहता है कि वो इसके बारे में पहले से जानता था। अब यहाँ हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव नॉक प्रोफेसर से पूछताछ करने के दौरान कुछ सवाल पूछता है और यहाँ वो अपनी युद्ध के दौरान ब्लेचली में काम करने के बारे में बताता है। दरअसल डिटेक्टिव नॉक को उसे गिरफ्तार करने से ज़्यादा उसके वॉर टाइम के रिकॉर्ड जानने में दिलचस्पी होती है।
अब 1942 में एक पार्टी के दौरान प्रोफेसर को जॉन की फ्रेंड की बात सुनकर उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो भागकर मशीन के पास जाता है और उसे दोबारा से रीप्रोग्राम करके उसकी सेटिंग चेंज करता है और थोड़े ही समय में वो मशीन जर्मन मैसेज को डिक्रिप्ट कर देती है। और जब वो उसी सेटिंग के साथ उस डिक्रिप्ट मैसेज को एनिग्मा मशीन में डालकर देखते हैं तो उन्हें एक्चुअल मैसेज मिल जाता है और वो सक्सीड हो जाते हैं। दरअसल जर्मन लोग अपने सुबह के मैसेज में वेदर की रिपोर्ट देते थे और उनके आखिर में हेल हिटलर लिखते थे। तो ट्यूरिंग सिर्फ वही शब्द मशीन में डालकर फैच करने की कोशिश करता है जो कॉमन हो और बाकी का सारा मैसेज अपने आप ही डिकोड हो जाता है। सारी टीम काफ़ी खुश होती है क्योंकि उन्होंने एनिग्मा का तोड़ बना लिया था, पर उनकी खुशी जल्द ही टेंशन में बदल जाती है क्योंकि करंट मैसेज के मुताबिक जर्मन यू बोट्स अगले 20 मिनट में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारने वाली थी। तो ह्यू कहता है कि हमें डेनिस्टन को बताना चाहिए, पर प्रोफेसर को रियलाइज होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके कहने पे वो हमला रुक जाएगा और जर्मन सोल्जर्स को पता चल जाएगा कि एनिग्मा का तोड़ बना लिया गया है और वो दोबारा से उसकी सेटिंग्स चेंज कर देंगे और उनकी इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो छोटे मोटे हमले नहीं रोकेंगे ताकि जर्मन आर्मी को शक ना हो। अब अगले सीन में जॉन और प्रोफेसर MI6 एजेंट स्टीवर्ट मेंजिस से मदद मांगने जाते हैं ताकि वो जर्मन मैसेज को डिकोड करने पर कोई झूठी कहानी बनाकर फैला सके, जिससे कि जर्मन सोल्जर्स को उनके इस इन्फॉर्मेशन के पीछे असली सोर्स का पता न चल सके। तो वो भी मान जाता है। अब आगे प्रोफेसर को पता चल जाता है कि जिस सोवियत सिपाही को कमांडर डेनिस्टन ढूंढ रहा था वो कैन क्रॉस होता है। तो कैन क्रॉस कहता है कि सोवियत भी उन्हीं की तरफ है और वो भी सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा सीक्रेट बताया तो मैं भी तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा। तो अगले सीन में ट्यूरिंग जॉन से मिलने उसके घर जाता है, पर वहाँ MI6 एजेंट स्टीवर्ट होता है और यहाँ प्रोफेसर उसे बताता है कि कैन क्रॉस एक सोवियत सिपाही है, जिस पे स्टीवर्ट उसे कहता है कि मुझे पहले से पता था क्योंकि मैंने ही उसे सीक्रेट मैसेज लीक करने के लिए वहाँ रखा था। प्रोफेसर को जॉन की फिक्र होती है और वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे घर भेजने के लिए उसे अपने राज बता देता है कि वो होमोसेक्सुअल है ताकि वो उससे नफरत करे, पर वो कहती है कि मुझे पहले से शक था और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर प्रोफेसर कहता है कि मैंने तुमसे रिश्ता मशीन बनाने के लिए बनाया था और अब वो मकसद पूरा हो चुका है तो तुम जा सकती हो, जिससे उसको गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब इसके 2 साल बाद वॉर ख़त्म हो जाती है और प्रोफेसर और बाकी क्रिप्टोग्राफर की मदद से ये जंग समय से पहले अपने अंजाम तक पहुँच जाती है। सब टीममेट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो उस जंग का हिस्सा थे जिसमें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर अपनी जिद और हौसले की वजह से वो जीत जाने में कामयाब हुए। अब आगे स्टीवर्ट उन सब की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुम सब आज़ाद हो अपना अपना काम करने के लिए, पर जाने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स नष्ट कर दो और आज के बाद वो एक दूसरे को मिलने की कोशिश भी ना करें। आगे पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर अपनी स्टोरी कंक्लूड करता है और डिटेक्टिव नॉक से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से मैं क्या हूँ, एक क्रिमिनल या एक वॉर हीरो। इसके बाद प्रोफेसर पे गे होने का मुकदमा चलाया जाता है जिसमें वो गिल्टी करार दिया जाता है। दरअसल तब होमोसेक्सुअल होना एक लीगली क्राइम था और उसे 2 ऑप्शंस दी जाती है, या तो वो 2 साल की सज़ा काटे या फिर आज़ाद रहकर हार्मोनल चेंज ट्रीटमेंट करवाए, जिसे केमिकल कैस्ट्रेशन भी कहा जाता था। तो वो केमिकल कैस्ट्रेशन चुनता है। इसके तहत उसे 1 साल का कोर्स करना था जिसके लिए उसे फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन लेने थे। तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब चूंकि डिटेक्टिव नॉक को उसकी स्टोरी का पता था तो वो उसके लिए दुखी होता है और चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। अब यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल ट्यूरिंग को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे बताता है कि क्रिस्टोफर अब नहीं रहा। चूँकि वो आखिरी समय में उसे नहीं मिल पाया था तो उसे बहुत ही दुख होता है, पर वो अपने दुख का इजहार नहीं करता। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के याद में अपने मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा था। अब आगे प्रेजेंट में जॉन प्रोफेसर को मिलने आती है, पर वो देखती है कि प्रोफेसर फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल होता है। तो उसे पता चलता है कि वो हार्मोनल थेरेपी ले रहा है। उसके पूछने पे प्रोफेसर से भी नहीं रहा जाता और वो फूट फूट कर रोने लगता है, जिसे हौसला देते हुए प्रोफेसर को कहती है कि उसने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं और अगर वो ना होता तो शायद कई शहर और वो लोग जिंदा ही ना होते जो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और आखिर में उसी की लाइन्स रिपीट करके कहती है कि कई बार वही लोग जिन्हें लोग कुछ काबिल नहीं समझते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है और ऑन स्क्रीन मैसेज के थ्रू हमें पता चलता है कि ट्रीटमेंट के 1 साल बाद 7 जून 1954 को ट्यूरिंग सुसाइड कर लेता है
और 1887 से लेकर 1960 के बीच तकरीबन 49,000 लोगों को ब्रिटिश लॉ के तहत होमोसेक्सुअल होने पर सज़ा दी जा चुकी थी। ट्यूरिंग के मरने के काफ़ी साल बाद 2013 में क्वीन एलिजाबेथ II ने उसे पोस्ट ह्यूमस रॉयल पार्डन भी दिया था और उसकी अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे ऑनर भी किया गया था। अब वैसे तो ये मूवी काफ़ी सरल है, पर टाइम जंप की वजह से ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम यहाँ इस चीज़ को आसान बनाने के लिए इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ये कहानी थी एक सीधे साधे इंसान की जिसने उस वक्त की सबसे मुश्किल पहेली को हल किया और ऐसी मशीन बनाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पर अफसोस अपनी गतिविधियों के चलते और साइनाइड को सूंघने से उसकी मौत हो गई। अब ये एक एक्सीडेंट था या सुसाइड, इस पे अभी भी सवालिया निशान बाकी हैं। पर जो भी हो, 7 जून 1954 को दुनिया ने एक अनमोल जेम खो दिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।